तो सर सर्जिकल केसेस में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है? डू यू प्रैक्टिस सर्जरी? लाइक कैन होम्योपैथी डॉक्टर डू सर्जरी? है तो उनकी बॉडी सर्जरी के केस में जा रही है, मतलब अभी हुआ नहीं है, मतलब वो कंडीशन आया नहीं है, तो होम्योपैथी से हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या सर होम्योपैथी प्रेगनेंसी में भी यूज़ हो सकती है? तो सर होम्योपैथी ओल्ड एज में कैसे हेल्प कर सकती है? फिजिकल प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है जनरल। चलो पेन इसका कुछ जवाब है। जो वैक्यूम है वो इमोशन पे है, उसका कौन करेगा। इश्यू ये होता है कि लोग होम्योपैथी के लिए या तो बहुत लेट आते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम ओल्ड एज को भी नहीं, आजकल तो यंग जनरेशन को भी बहुत होती है। हर व्यक्ति को है ना। मन से टूटेगा नहीं तो मजबूत रहेगा। ओके। मेरे पास एक पेशेंट आए थे। उनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि उनको नी में पेन होता है। उनको ऑपरेशन नहीं कराना था। उन्होंने साफ बोल दिया था कि चाहे जो हो जाए मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा। सर्जिकल केसेस में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। ओके। कैसे जो भी कंडीशंस होती है ना, आइदर मेडिकल होती है या सर्जिकल होती है। ओके। जो मेडिकल होती है, जो मेडिसिन से ठीक हो पाने की क्षमता रखती है, तो वहाँ होम्योपैथी अपना काम करती है क्योंकि वो मेडिकल साइंस है। जो सर्जिकल केस यानी ट्रू सर्जिकल केस, सचमुच के सर्जिकल केस, तो सर्जरी वहीं ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है, या तो सर्टन कंडीशंस दैट इज खतरा है जान को, जैसे कि अपेंडिक्स बस्ट हो जाएगा राइट। या बस्ट हो गया है। बस्ट हो जाएगा तो भी अलग बात होगी, लेकिन बस्ट हो गया है तो बस्ट हो गया, अंदर फूट गया है अपेंडिक्स, तो फूट गया वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो जहाँ पे भी कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जहाँ मेडिकल स्कोप कम है, वहाँ सर्जरी काम करना ही है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो सर्जिकल है लेकिन वहाँ कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है कि इमीडिएट आज ही ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं है, तो ये एंटीबायोटिक लो या ये दवाइयाँ ले लो और पेशेंट कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो दवा से जो कंट्रोल आ सकता है तो होम्योपैथी दवा से भी आ ही सकता है, क्योंकि उस पर इसका भी इम्पैक्ट और इफेक्ट इसी तरह का है। और बाद में यदि सर्जरी की आवश्यकता है तो वो केस के क्रेडेंशियल पे आधार रख के आप नक्की कर सकते हो कि भाई करना है कि नहीं करना। वो सर्जन है, उसके एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन है। जैसे होम्योपैथी एक स्पेशलाइजेशन है, उसी तरह से सर्जन खुद अपनी एक स्पेशलाइजेशन है जिसको और समझ में आता है कौन सी कंडीशन में कैसे मैनेज करना। ओके। लेकिन सूडो सर्जिकल कंडीशन यानी लगता है सर्जिकल कंडीशन है और रियल सर्जिकल कंडीशन, उसका भेद डॉक्टर ने समझना है। ओके। एक ऐसा कहा जाता है जनरल मैडम कि गुड सर्जन इज वन हु नोज व्हेन नॉट टू यूज द नाइफ। तो ये राइट। एक खासियत होती है सर्जन को भाई, ये एस्पेक्ट मेडिकल से ही ठीक हो जाएगा, यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं, और काटने की ज़रूरत हो तो एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहिए, पहले वो तुरंत करना चाहिए। तो दिस इज विद इन द स्कोप ऑफ द मेडिकल साइंस बाय इटसेल्फ। तो मेडिकल साइंस कोई भी डॉक्टर होगा, होम्योपैथी होगा, आयुर्वेदिक होगा, मेडिकल होगा, यूनानी होगा, कोई भी डॉक्टर होगा, उसने पहले ये समझना है कि एक कंडीशन मेडिकल है, सर्जिकल है, और इसमें मेरा स्कोप कितना है, मेरी कैपेसिटी क्या है, और मेरे साइंस की कैपेसिटी कितनी है। ओके। तो सर्जरी जहाँ ज़रूरी है वहाँ करनी चाहिए, वो पूरा नॉलेज
होम्योपैथी ग्रेजुएट को दिया जाता है, इसीलिए उसकी जो डिग्री है BHMS, एस स्टैंड्स फॉर सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो Okay. उसको ये ज्ञान दिया जाता है कहाँ ऑपरेट होना ज़रूरी है, कहाँ नहीं होना ज़रूरी है, अपना स्कोप क्या है। Right. तो सर्जरी इज अ गुड टूल, इट इज़ अ फ्रेंड, it aids to homeopathy for benefit of the patient. Okay. So, do you prefer, not prefer, but do you practice surgery? Like, can homeopathy doctor do surgery? Surgery is a separate branch by itself. Okay. So, it is not इवन related. MBBS हो गए तो भी MS होना Okay. है ना, तो सर्जन होना है, तभी वो सर्जरी कर पाए। नानी छोटी बड़ी प्रोसीजर तो कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी पर से करना, उसके लिए सर्जन होना ज़रूरी है। सर्जन होने के बाद सुपर स्पेशलिटी करेंगे तो अलग अलग स्पेशलिटी आएगी। Right. But sir, by any chance अगर किसी का बॉडी है, मतलब कुछ भी हो रहा है तो उनकी बॉडी सर्जरी के केस में जा रही है, मतलब अभी हुआ नहीं है, मतलब वो कंडीशन आया नहीं है, तो होम्योपैथी से हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि डॉक्टर ने ये समझना है रिवर्सिबल कौन सा है और क्या रिवर्सिबल नहीं है। ओके. जो खराब हो गया तो वो ठीक हो पाएगा, और मेडिकल एस्पेक्ट से हो पाएगा तो होम्योपैथी का वहाँ स्कोप होगा ही होगा। लेकिन इतना खराब हो गया, गैंग्रीन हो गया है, इतना खराब हो गया कि अभी वो रिवर्सिबल नहीं है, वो डेड हो गया टिश्यू। राइट. तो वो डेड टिश्यू में जान नहीं दे सकते कोई भी, तो नहीं दे सकते। ओके. तो ये फर्क समझ के आप कर सकते हो। राइट. तो क्या सर होम्योपैथी प्रेगनेंसी में भी यूज़ हो सकती है? प्रेगनेंसी में भी हो यूज़ हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। ओके. प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, कुदरती अवस्था है, बराबर है। राइट. यदि उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जो मेडिकल एस्पेक्ट है, तो होम्योपैथी ज़रूर वहाँ काम आ सकती है। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि होम्योपैथी जो काम करती है वो व्यक्ति की प्रकृति सुधारने के लिए काम करती है। तो मेरे और आप में प्रकृति कहाँ से आई? हमारे पेरेंट्स से आई। तभी तो लोग बोलते हैं ना कि ये पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसका फैमिली को भी डायबिटीज़ है, हाँ. तो ये डायबिटिक हो सकता है, या तो इसको डायबिटिक होने की संभावना है। तो ये कहाँ से आता है? ट्री तो एंसेस्टर से शुरू होता है ना, हेरिडिटी होता है, ऐसे जो बोलते हैं, जेनेटिकली बोलते हैं हम। राइट. तो ये जो एस्पेक्ट है हम उसको फंडामेंटल कोज बोलते हैं, कि जो भी है उसका होने का मूल फंडामेंटल वजह कहाँ है वो ढूंढना होता है। तो एक बच्चा जो माँ का पेट में डेवलप हो रहा है, तो वो उसका डेवलपमेंट में असर कहाँ से आएगा? उसके जीन्स उसके पेरेंट्स से आएगा, जो पेरेंट्स के जीन्स उसके पेरेंट्स से बने हुए हैं। अभी ये बच्चे में हो रहा है, तो ये बच्चे में यदि आगे होते हुए रोकना है तो होम्योपैथी में वो क्षमता है, ऐसा देखा गया है। ओके. कि हम उसको हमारी भाषा में मायाजम कहते हैं। मायाजम यानी जो टॉक्सिन्स चले आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो उतरते जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको उतरते हुए रोकना है, तो एंटी मायाजमेटिक दवा जो डॉक्टर ढूंढ पाता है, जो बच्चे की अपनी प्रकृति के हिसाब से होता है, तो बच्चे को वहाँ सेफ कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा,
प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है वो संभावना में भी वो बदलाव ला सकता है। तीसरा, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें भी वो हेल्प कर सकता है। मैं मेरे होम्योपैथिक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। उनकी वाइफ को डिलीवरी के टाइम पेन्स नहीं आते थे। ओके। अभी ये परिस्थिति हो गई, तभी डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको सिजेरियन करना पड़ेगा। हम ड्रिप देके पेन इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो सिजेरियन करना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया है। हमारी होम्योपैथिक एक अस्पताल है मलाड में, वहाँ गायनिक डिपार्टमेंट में ये किस्सा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कितना समय मिल सकता है, आप उसको मॉनिटर करो, तब तक हम पेन नहीं ला सकते हैं। आप ड्रिप से कर रहे हो, हम दवा से करेंगे। यदि पेन नहीं ला सकते हैं तो आप ऑपरेट कर लेना, बच्चे की जान, माँ की जान इम्पोर्टेंट है। राइट। तो उन्होंने होम्योपैथी दवा दिया और नॉर्मल डिलीवरी हुई अंडर द केयर ऑफ अ डॉक्टर, लेकिन हुई नॉर्मल डिलीवरी। तो ऐसे किस्से भी है। हमारे एक डॉक्टर थे, इंगलिंग करके एक डॉक्टर का नाम था। उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक पुस्तक लिखा, एकाउचर्स गाइड। एकाउचर्स मीन्स जो डिलीवरी प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो होते हैं ना, एकाउचर्स गाइड फॉर होम्योपैथी करके पूरा एक बुक लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बहुत छोटी बुकलेट है, लेकिन उनका अनुभव बहुत बड़े हैं उसमें। ओके। तो प्रेगनेंसी के हर फेज में यदि कंसेप्शन नहीं होता है, इनफर्टिलिटी है, वहाँ यदि मेडिकल केस है तो होम्योपैथी काम आता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो इश्यूज होते हैं उसके लिए भी होम्योपैथी काम आता है। हर ट्राइमेस्टर में डिलीवरी का प्रॉब्लम होगा या तो पोस्ट पार्नियल, यदि डिलीवरी हो जाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो ये हर स्टेज के लिए होम्योपैथी में स्कोप है। ओके। मेरे जो पेशेंट्स है प्रेगनेंसी के दौरान होम्योपैथी दवा लेते हैं तो रिजल्ट्स आर वेरी एनकरेजिंग। बच्चे हैप्पी है, उनका जो हेल्थ अच्छा रहता है, डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। ओके सर। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई प्रेगनेंसी हो गई तो कोई दवा नहीं देनी चाहिए राइट। और अपार्ट फ्रॉम विटामिन की दवा। कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वो प्रकृति, अपनी प्रकृति और बच्चे में वो प्रकृति नहीं आए, वो देखना है, तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके सर। तो सर होम्योपैथी ओल्ड एज में कैसे हेल्प कर सकती है? जनरल ये बहुत गहरा सवाल है। ओके। टुडे वी आर फेसिंग द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ ओल्ड एज। बात ये हो गई, लाइफ लंबी हो गई, अभी लॉन्जिटिविटी हैज इंक्रीज, इसीलिए ओल्ड एज की उम्र बढ़ गई। ठीक है, उसके सामने क्वेश्चंस बहुत आ गए। अभी कितने यंग जनरेशन ओल्ड पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि एम्बिशंस बढ़ गई, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, देश की सीमा रेखा अभी रही नहीं है। यूनिवर्स इज द आंसर। आज शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांव में ये परिस्थिति है कि बूढ़े माँ बाप है, वो अकेले हैं, हाँ। यंग जनरेशन दूर है, पैसा भेज देते हैं, लोग नहीं है। वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। जहाँ वृद्धाश्रम बढ़ते हैं वहाँ ये प्रश्न आएगा ही कि वो देश का क्या कल्चर में बदल हो रहा है। तो ओल्ड एज का कौन सा प्रश्न हमारे सामने किस तरह से आएगा। इमोशनल प्रॉब्लम एक अलग है,
ओल्ड एज का अपना एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उनका एक फिजिकल प्रॉब्लम है। ओके। फिजिकल प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है जनरल। चलो पेन हो गया तो पेन किलर खा लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया ब्लड प्रेशर ले लिया, डिजेनरेशन हो रहा है तो उसका कुछ दवा ले लिया, नी खराब हो गया तो नी बदल दिया, हार्ट आज तो खराब हो गया तो हार्ट भी बदल सकते हो। तो वो सारे इश्यूज का कुछ जवाब है। जो वैक्यूम है वो इमोशन पे है, उसका कौन करेगा? वो वैक्यूम पूरा करने के लिए क्या चाहिए? उनकी जो एकलता है, लोनलीनेस है, उसका क्या करें? पैसे है, साधन है, सब है, लेकिन व्यक्ति नहीं है जो उनके साथ रह के करवा सके। भाड़े से लोग भी मिलते हैं, लेकिन वो इमोशनल वार्मथ कहाँ मिलेगी? आज ओल्ड एज का इश्यूज क्या है? समय के साथ ओल्ड एज का इश्यूज बदलते गया है, और आज के जनरेशन में हम एक अलग क्वेश्चंस लेके खड़े हैं। तो मेडिकल इश्यूज जो है, मैंने पहले भी बताया, होम्योपैथी में तो उसका जवाब है और है ही। लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ दे सकता है क्या? तो होम्योपैथी के लिए ही उसका आंसर है, क्योंकि होम्योपैथी ना एंटी एंजाइटी देती है, ना एंटी डिप्रेशन देती है। होम्योपैथी जो देखती है व्यक्ति की प्रकृति क्या है, कौन सा फैक्टर उसको असर करता है, और वो असर को हम नलीफाई करने वाला क्या करेक्शंस अंदर लाए ताकि वो अपनी सिचुएशन में विथस्टैंड कर सके। ओके। तो इमोशनल के साथ में दूसरे जो एस्पेक्ट्स आते हैं, उसको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स आते हैं ओल्ड एज में। एल्जामेर, डिमेंशिया, तो ये इस प्रकार के जो कंडीशंस होते हैं उनको, तभी उनको खुद की सेंस नहीं है, ना किसी को पहचानते हैं, सब भूल जाते हैं, अपना पराया समझता नहीं है। तो होम्योपैथी यहाँ पे सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जो प्रोसेस फास्ट है उसको स्लो कर सकते हैं। इश्यू ये होता है कि लोग होम्योपैथी के लिए या तो बहुत लेट आते हैं, जीरियाट्रिक प्रॉब्लम लेके आए, यानी पूरी जिंदगी उन्होंने अंदर प्रोसेस को बढ़ने दिया, फिर वो प्रोसेस बढ़ के फिजिकल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम कहीं पे भी गया। ओके। पूरी जिंदगी कितने सारे सप्रेशंस हुए, तो जो सप्रेशन हुए वो अंदर की प्रोसेस जाएगी कहाँ? तो ये सारे प्रश्न हम जीरियाट्रिक में एक चैलेंज बन के खड़े रहते हैं, क्योंकि समय बहुत चला गया है और अभी जो समय बाकी है उसको मैनेज करना है। ओके। इमोशनल प्रॉब्लम ओल्ड एज को भी नहीं, आजकल तो यंग जनरेशन को भी बहुत होती है। हर व्यक्ति को है। यंग इंसान अपना रास्ता ढूंढ लेता है, एक नहीं तो दूसरा सोर्स से अपने आप का इमोशनल सपोर्ट खड़ा कर देता है। बूढ़े में एक पार्टनर चला गया, अभी दूसरा पार्टनर करेगा क्या? अभी मेल पार्टनर टोटली पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहा है फीमेल पर, और फीमेल पार्टनर चले गए, वो मेल क्या करेगा? ना उसको तो कुछ मालूम है खाना कैसे पकाना, ना उसको मालूम है अपना कपड़ा कैसे रखना, अपना रोजिंदा अपना घर सफाई कैसे रखना। उसी तरह से फीमेल को भी है, मेल का सपोर्टिव चाहिए। राइट। कंपेनियनशिप इज द मेन इश्यू ऑफ दिस एज। तो ये इश्यू को हमको देखना है तो उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, अपना कल्चर को, लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। और ओल्ड एज जैसे होती है तो लाइफस्टाइल बदलने का भी मुश्किल ही होती है, क्योंकि हम उसको बोलेंगे आप कसरत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो उनका भी लिमिटेशन है। तो जीरियाट्रिक इज अ साइंस बाय इटसेल्फ। तो वो एज में कौन सी कसरत करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए,
उसके स्पेशलिस्ट उनका फ़ायदा लेना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। ओके। और ओल्ड एज बाई नंबर हम देखेंगे, लेकिन आज की लाइफस्टाइल यंग जनरेशन को भी ऐसी हो गई है कि उसकी उम्र होगी 30 साल, लेकिन उसकी कमर की उम्र होगी 40 साल, उसकी घुटनों की उम्र होगी 55 साल। तो अभी तो ओल्ड ही एज हो गई ना, यंग बॉडी में ओल्ड एज पल रही है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब होम्योपैथी में है, जो हेल्प कर सकता है, रिकवरी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं जहाँ हो सकता है, प्रोसेस को स्लो करना, इफ रोक नहीं सकते तो स्लो तो कर सकते हैं। और होम्योपैथ जो होलिस्टिक एस्पेक्ट लेके इंडिविजुअलिस्टिकली समझता है कि ये व्यक्ति बूढ़े पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, तो उसको एक्चुअली एड्रेस कर सकता है, तो होम्योपैथ कर सकता है, ओके। क्योंकि कलेक्टिवली उसका प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन के लिए हेल्प कर सकता है। और उसके लिए सॉल्यूशन सिर्फ दवा नहीं होती, लाइफस्टाइल होती है, एक्सरसाइज होती है, डाइट होती है, हाइजीन होती है, उसका सोशल एनवायरनमेंट है, उसका ऑक्यूपेशनल क्या चल रहा है। राइट। और ऐसा एक प्रॉब्लम होता है ओल्ड एज में, वो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ओपनली यंग एज के जैसे वो ना बोल सकते ना कह सकते। और सेक्स से भी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, कंपेनियनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए होम्योपैथी इज़ द राइट फिजिशियन, बिकॉज वो पूरा होलिस्टिक व्यू से उसको इंडिविजुअलाइज, उसका ही प्रॉब्लम समझ के उसका मार्गदर्शन कर सकता है। और ओल्ड एज में डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है, हर सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके बारे में अलग अलग अप्रोच डॉक्टर नक्की कर सकते हैं, राइट। है ना। तो मेरा कहना तो ये है कि इन विटरो इन यूटरो इन यूटरो यानी बच्चा गर्भ में है तब से होम्योपैथी, टॉम यानी कब्र तक होम्योपैथी साथ दे सकता है, ओके। लेकिन अर्लियर द बेटर। तो पीछे की लाइफ अच्छी जा सकती है, प्रोवाइडेड अब उसके जीने की डिसिप्लिन बराबर रहे, दवा की डिसिप्लिन बराबर रहे, एक्सरसाइज वगैरह बराबर करे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं है, तो वो बूढ़ा होगा ही नहीं, ये बात सही बोली। है ना। मन से टूटेगा नहीं तो मजबूत रहेगा। ओके। ठीक मुझे है। एक एक छोटा सा केस बताना है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि उनको नी में पेन होता है। उनको ऑपरेशन नहीं कराना था, उन्होंने साफ बोल दिया था कि चाहे जो हो जाए मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा। वो अराउंड 56-57 ईयर्स के मेल थे, आज से लाइक 1 ईयर बैक। तो मेरे पास वो केस 1 ईयर से है ऑलरेडी। हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि उनके 2 मेन कंप्लेंट थे, उसमें सबसे बड़ा मेन कंप्लेंट था उनका नी नी पेन। का पेन। तो अब कंटिन्यूसली वो पेन किलर्स ले रहे थे, फ्रॉम मेनी ईयर्स ही वाज टेकिंग पेन किलर्स, शिफ्ट कर करके, चेंज कर करके, बिकॉज इवन ही न्यू इट कि पेन किलर्स से किडनी में प्रॉब्लम होता है या एक्सेट्रा जो भी होता है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इवन ही न्यू इट। तो उन्होंने फिर फाइनली स्विच करने की सोची, तो वो एक बार आए थे। तो उन्होंने सेकंड चीज़ मुझे बताई कि मुझे नींद नहीं आती है। अब जैसे हमने अभी ओल्ड एज की बात करी, तो हमने जब उनको मेडिकेशन दिया तो सबसे पहली जो चीज़ उनकी सॉल्व हुई थी वो है नींद ना आना। उनका पेन प्रेजेंट था बट पहले से कम था, विदाउट एनी पेन किलर्स, एंड द बेस्ट पार्ट ही वाज फीलिंग गुड विथ वाज हिज स्लीप। ही वाज ऑन नो मेडिकेशन, आफ्टर 6 months ही वाज ऑन नो मेडिकेशन। मतलब उनको बाकी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट नी पेन और स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे जो उन्होंने बंद करवा दी थी। ओके।
तो ऐसी जगहों पर होम्योपैथी हेल्प करती है, दो ही टेकिंग मेडिकेशंस नाउ आल्सो, वो अभी भी ले रहे हैं, बट उस चीज़ के बाद और कोई कॉम्प्लिकेशंस उनको अब तक नहीं फील हुई। एंड जिस लेवल की वाइटलिटी, जो हम बोलते हैं कि एक एनकरेजमेंट होता है एक आदमी के अंदर, एक जो बचपने की बात कह लो या फिर एक लाइट होती है, स्पार्क होता है, वो बोल रहे थे कि मैंने बहुत सालों से वो स्पार्क अब जाके देखा है अपने अंदर। ओके वो एनलाइटनमेंट एक तरीके से होम्योपैथी कर देती है, क्योंकि वो एक क्योंकि हम उसको होलली दे रहे हैं। मैंने सिर्फ उनका नी पेन या फिर स्लीप देख के नहीं दिया था उनको, मैंने उनको देखा था। तो होम्योपैथी ने सिर्फ यही दो चीज़ों पे अफेक्ट नहीं किया, उनकी पूरी चीज़ पे अफेक्ट किया, उनका लाइफस्टाइल तक चेंज हो गया उस चीज़ की वजह से। उन्होंने बोला मुझे एक्सरसाइज भी करने का मन कर रहा है, ही इज 56, ही कैन डू इट, एक्सरसाइज भी करने का मन कर रहा है, नी पेन की वजह से कर ही नहीं पा रहे थे, अब नी पेन है बट स्टिल ही वांट्स टू हिमसेल्फ डू इट द एक्सरसाइज। मैंने बोला आप ज़्यादा मत कीजिए, नहीं बोलते नहीं अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं कर भी सकता हूँ। तो वो जो चेंज आया ना, ये होम्योपैथी लाती है। ये Okay. ओल्ड एज में बहुत इस तरीके से हेल्प करती है होम्योपैथी। समझा। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो थे ना हमारे होम्योपैथी को रिलेटेड, वो सॉल्व हुए और बहुत सारी चीज़ें पता चली है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी एक बहुत बड़ी फील्ड है, हम सारी चीज़ें एक पॉडकास्ट में नहीं कवर कर सकते। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या मिसकंसेप्शन हो आपकी माइंड में, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू अस एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट शो।